एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत कर रहे हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। आंकिक प्रश्न के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और ऐसे भी जो ये डेरिवेशन है इसका हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो, जब दो आवेशों के बीच में आपको बल ज्ञात करना हो तब तो आप सामान्य कूलाम का नियम काम में ले लेते हो, परंतु जब बहुत सारे आवेश होते हैं और किसी एक आवेश पे कोई अकेला एक आवेश पड़ा है और उसके चारों ओर बहुत सारे आवेश हैं, तो अगर वो बहुत सारे आवेशों का निकाय, बहु आवेशों का निकाय अगर किसी एक आवेश पे बल लगा रहा है तो कुल बल कितना लगेगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपित कर दिया है, चारों तरफ बहुत सारे आवेश पड़े हैं, तो परिणामी बल क्या होगा? तो ये एक बहुत सामान्य सा शब्द कहता है, वो आपको याद रखना है कि जो परिणामी बल होगा ना, हम सब आवेशों की वजह से कुल बल निकाल रहे हैं, तो जो परिणामी बल होगा वो सदिश योग होगा। किसका होगा ये सब हम देख रहे हैं, पर जितने भी बल लग रहे हैं उन सब बलों का कौन सा योग होगा? सदिश योग होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जो कुल बल होगा किसी एक आवेश पे वो सदिश योग होगा सारे बलों का। इसको आप अंडरलाइन कर ले, दिमाग में डाल दें, अभी मैं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है? अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परीक्षण आवेश पर परीक्षण मतलब कोई अकेला आवेश है उसके ऊपर हम परीक्षण कर रहे हैं। किसी परीक्षण आवेश पर निकाय के विभिन्न आवेशों द्वारा लगने वाला परिणामी बल, सभी आवेशों द्वारा परीक्षण आवेश पर लगने वाले पृथक पृथक अलग अलग बल, पृथक पृथक विद्युत बलों, विद्युत बल कह दो, कूलाम बल कह दो, बोले या स्थिर विद्युत बल कह दो, स्थिर विद्युत की है पूरा, लगने वाले पृथक पृथक विद्युत बलों के सदिश योग परीक्षण आवेश पर पृथक पृथक लगाए गए कूलाम बलों, कूलाम बल कह दो, विद्युत बल कह दो, स्थिर विद्युत बल कह दो, के सदिश योग के बराबर होता है। किस योग के बराबर होता है? सदिश योग के बराबर होता है। कौन सा बल कौन सदिश योग के बराबर होता है? परिणामी बल, ठीक है? तो हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी हम बहु आवेशों के निकाय के कारण बल कूलाम बल ज्ञात कर रहे हैं। बहु निकाय, बहुत सारे आवेशों का जो निकाय है उसके कारण जो है बल ज्ञात कर रहे हैं। तो ये सिद्धांत कहता है कि किसी एक आवेश पर, किसी एक अकेले आवेश के ऊपर, जैसे मान लो, चित्र बना देता हूं मैं, बहुत सिंपल सा चित्र बनाऊंगा भाई। ये एक आवेश है, इसका नाम है Q0। ये परीक्षण आवेश है और एक दूसरा आवेश पड़ा हुआ है Q1। तो ये Q1 इस Q0 पे बल लगाएगा। अभी हम प्रतिकर्षण बल मान लेते हैं, तो ये इस पे बल लगाएगा। ये चित्र आपको अभी नहीं बनाना है, अपन दूसरा चित्र बनाएंगे। ये इस पे बल लगाएगा इधर की तरफ। इस बल को मैं नाम दूंगा, ये किस पे लग रहा है? इस 0 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है, F01, ये बल। ऐसे कैसे एक दूसरा आवेश है Q2, ये भी इस पे बल लगाएगा, इस Q0 पे, Q0 पे।
तो ये इसको जब प्रतिकर्षित करेगा कितना बल लगाएगा, किस पे लग रहा है, इस पे 0 पे, सारे बल इसी पे लग रहे हैं। कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है F02। एक इधर मान लो Q3 पड़ा है, ये भी इस पे बल लगा रहा है, इधर की तरफ लगाएगा। इस बल को आप क्या नाम दोगे, F03। और इधर मान लो बहुत सारे आवेश पड़े हैं, बहुत सारे आवेश पड़े हैं, यहाँ एक मैं QN कह देता हूँ, ये भी इस पे बल लगाएगा F0N। तो इतने सारे बल लग रहे हैं, तो परिणामी बल कितना होगा। तो ये नियम कहता है जो परिणामी बल है वो इन सारे पृथक पृथक अलग अलग बलों का सदिश योग कर दो तो परिणामी बल आ जाएगा। जैसे देखना, मैं इसको साफ कर देता हूं। यानी ये नियम कह रहा है, अर्थात जो परिणामी बल है, परिणामी बल वो एक एक आवेश के जो बल लग रहे हैं, पहले 1 के द्वारा, फिर 2 के द्वारा, फिर 3 के द्वारा, फिर 4 के द्वारा, फिर 5 के द्वारा, ऐसे n के द्वारा जो सारे बल लग रहे हैं उन सब बलों का सदिश योग कर दो तो परिणामी बल आ जाएगा। ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी किसी एक आवेश पे बहुत सारे आवेशों का बल जो होगा वो सभी बलों का कौन सा योग होगा, सदिश योग होगा। अब मैं इसकी और व्याख्या कर रहा हूँ, इसको आगे और हल कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मैं चित्र बना रहा हूँ यहाँ पे, इसको साफ करके मैं यहाँ पे चित्र बना रहा हूँ, आप भी उस चित्र को बना देना और पूरा ये डेरिवेशन आगे से आगे लगातार चलता रह रहा है, ठीक है। अब अपन चित्र बना रहे हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। यहाँ एक परीक्षण आवेश पड़ा हुआ है, इसका नाम है Q0 और इसका स्थिति सदिश है R0 वेक्टर। अब एक दूसरा आवेश है, इसका नाम है Q1। ये Q1 इसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर और ये Q1 इस पे कितना बल लगाएगा, इस पे जो बल लगाएगा ये Q1, इस बल को मैं नाम देता हूं F01, ठीक है। तो ये 01 क्या है भाई, Q0 पर Q1 के कारण बल, इसको समीकरण 1 दे देना ऊपर वाले को, ठीक है। बताओ कि इन दोनों के बीच में बल कितना होगा, इन दोनों के बीच में कूलाम का नियम पड़ा हुआ है ना, K Q1 Q2, यानी ये पहला आवेश और फिर दूसरा आवेश अपॉन इनके बीच की जो दूरी है, मैं इसको नाम देता हूं R01। R01 नहीं कहेंगे, उल्टा कहेंगे, क्योंकि प्रतिकर्षण बल है और आपको पहले बताया गया है कि प्रतिकर्षण में उल्टा आएगा, इधर 01 आएगा, इधर 10 आएगा, ठीक है। और इधर 10 कैप, क्योंकि बल की जो दिशा है वो 1 से किधर है, 0 की तरफ है, इसलिए इधर 10 आएगा और इधर 01 आएगा, ठीक है। ये हो गया। ऐसे कैसे एक दूसरा आवेश पड़ा है, ये आवेश पड़ा है Q2, इसका स्थिति सदिश है R2, कितना है, R2 है। ये भी इस पे बल लगाएगा, इस बल को मैं क्या नाम देता हूं, F03। ये बल इधर की तरफ लग रहा है, तो इस बल का मान 02, तो Q0 पर Q2 के कारण बल F02, K Q0 Q2, 0 और 2 के बीच में बल निकाल रहे हैं, तो Q0 आएगा और एक Q2 आएगा। इसको Q0 कौन, Q0 को, एक ही बात है, Q0 और Q2 आ जाएंगे दोनों आवेश अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी को लिखोगे 20, उल्टा आएगा इसका का स्क्वायर और R20 का कैप। ऐसे कैसे Q0 पर Q3 के कारण बल कितना आएगा, जगह कम है थोड़ा, मैं ये यहाँ एक बार डायग्राम बना दो आप, और यहाँ पर देखो मैं एक आवेश बना रहा हूँ और Q3, ये Q3 नहीं बना के मैं सीधा Qn बना देता हूँ, Q1 बना दिया, Q2 बना दिया, Q3 नहीं बना रहे, सीधा Qn बना दिया। इसका स्थिति सदिश Rn है और इसके कारण जो बल लग रहा है उसका नाम है F0N, ठीक है। ये चित्र आप बना दो, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कैसे, अगर मुझे सीधा Q2 पर Q3 के कारण बल निकालना हो तो K Q0 Q3 और इधर R30 का स्क्वायर आ जाएगा और R30 का कैप आ जाएगा। अब ऐसे मैं Q4 के कारण निकालूंगा, Q5 के कारण निकालूंगा, तो मैं तो लास्ट में सीधा Q0 पर Qn के कारण निकाल देता हूं बल। K Q0 Qn अपॉन Rn0 का स्क्वायर और Rn0 का कैप। इसका यहाँ पे उल्टा आएगा, यहाँ 0n है और इधर n0 आएगा, ठीक है। ये सारे मैंने निकाल दिए, ये सारे बल निकाल दिए। अब इन सब बलों के मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे हम, तो समीकरण 1 में मान रखने को
रखो भाई परिणामी बल। F01 क्या है, 0 और 1 के बीच में बल है, ये रहा सूत्र। इसका ऐसे कैसे उठा के रख दो, K Q0 Q1 R1 0 का स्क्वायर और R1 0 का कैप, ये मान पूरा पूरा उठा के यहाँ रख दिया। ऐसे कैसे, ये मान उठा के यहाँ रख दो, K Q0 Q2 R2 0 का स्क्वायर और R2 0 का कैप। फिर F03 की जगह इसको उठा के रख दो, K Q0 Q3 R3 0 का स्क्वायर और R3 0 का कैप। फिर ऐसे डॉट 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 करके चलते रहेंगे, लास्ट में F0n का मान रख दो, इसका मान भी रख दो यहाँ पे। ठीक है, हालांकि हमारा आंसर आगे है, पर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो और थोड़ा सा इसको छोटा कर दो आप। तो मैं ये एक बार ये ऊपर वाला सारा हटा रहा हूं, ये इसको समीकरण को रख रहा हूं मैं। परिणाम क्या कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ रहा है सब में, देखो सब में K आ रहा है और Q0 सब में बाहर आ रहा है, Q0, तो Q0 बाहर ले लो। अंदर क्या रह गया, एक तो रह गया Q1 और ये रह गया R1 0 का स्क्वायर और R1 0 का कैप। ठीक है, फिर यहाँ K Q0 बाहर चला गया, Q2 R2 0 का स्क्वायर और R2 0 कैप, Q3 R3 0 का स्क्वायर और R3 0 कैप। ऐसे डॉट 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 करके लास्ट वाला रख लेते हैं अपन, QN अपॉन RN 0 का स्क्वायर और RN 0 का कैप। ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूं। देखो जब ऐसे योग आ रहा हो तो उनको आप सिग्मा लगा करके लिख सकते हो। K Q0 मैं सिग्मा का निशान लगा देता हूं, सिग्मा का साइन लगा देते हैं। ये जो प्लस योग आ रहा है ना, इसकी जगह अपन सिग्मा लगा देते हैं। अब आप देखो इन सब, इसको मैं बहुत छोटा बढ़ा रहा हूँ, छोटा समेट रहा हूँ उसको। तो Q1 Q2 Q3 सब में आ रहा है, तो मैं Q1 Q2 Q3 नहीं लिख के QI लिख लेता हूँ। Q1 Q2 Q3 बार बार क्यों लिखे, अपन QI लिख लेते हैं। और मैं यहाँ बता देता हूँ I का मान 1 से लगा के कहाँ तक है, N तक है। जैसे आप I की जगह 1 रखोगे तो ये आ जाएगा Q1, फिर I की जगह 2 रखोगे तो Q2, 3 रखोगे तो Q3, तो ऐसे सारे मान आ जाएंगे। नीचे क्या आ रहा है, देखो नीचे सब में R स्क्वायर आ रहा है, R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर सब आ रहा है। R1 0 का स्क्वायर, R2 0 का स्क्वायर, R3 0 का स्क्वायर, तो 1 2 3 4 आ रहा है, उसकी जगह मैं I लिख लेता हूँ और पीछे 0 तो आ ही रहा है, तो I 0 का स्क्वायर हो गया। I की जगह 1 रखोगे तो 1 0 का स्क्वायर आ जाएगा, पहले वाला पद। I की जगह 2 रखोगे तो ये दूसरा पद आ जाएगा। और पीछे देखो कैप आ रहा है, R कैप, R कैप में R1 0 2 0 3 0, इसको I 0 लिख लो, तो ये इतना छोटा हो गया। इसको थोड़ा मैं और बदल रहा हूँ, देखो ये Q0 पड़ा हुआ है, K जो होता है आप सबको पता है 1/4πε0 होता है। K का मान जो होता है, K होता है 1/4πε0। ठीक है, अब सिग्मा I बराबर 1 से N QI, और मैंने आपको बताया गया है, पीछे आप देखना सदिश निरूपण जहां पढ़ाया गया है कि इस R कैप को लिख सकते हो आप R वेक्टर अपॉन R I कैप। सदिश, इसको इकाई सदिश को लिख सकते हो सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, और नीचे आर आई का स्क्वायर है ही है, आर आई 0 का स्क्वायर, तो ये दोनों मिलकर के क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब। इसको मैं यहीं पे एक साथ लिख लेता हूँ। और आपको पहले बताया गया सदिश आप निरूपण देखना, जिसमें बताया गया इकाई सदिश को अगर कैप में इसको कैप को अगर वेक्टर में बदलते हो तो नीचे स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ये आपके परिमाण आ गया, ये परिणामी बल आ गया। समीकरण इसको 2 देते हैं। इसको कई लोग और थोड़ा सा बदल के लिखते हैं, जो आपको समझने में थोड़ा सा जटिल लगेगा, मुश्किल लगेगा, पर प्रयास करना चाहिए अपन को। देखो मैं ये थोड़ा सा है ना, ये जो आपको दिख रहा है इसको, ये जो सदिश है इसको मैं थोड़ा सा लिख करके बता रहा हूँ। अभी जो चित्र बनाया था हमने, जैसे उसमें मान लो ये आवेश है क्यू आई, ये आई व आवेश है, कोई क्यू आई आवेश है, ठीक है। और इधर एक आवेश पड़ा था क्यू नॉट पड़ा था, इसका इकाई सदिश है आर आई। भाई आई की जगह 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, जो मर्जी हो जो ले लो आप, मैं तो आई ले रहा हूँ। और इसका ये मूल बिंदु था और इसको मैं आर आई कह रहा हूँ, इसका स्थिति सदिश, और इसका स्थिति सदिश था आर 0। और ये हमारे बल जो लग रहा है ऐसा लग रहा है, ये इधर की तरफ लग रहा है, इस आई से 0 की तरफ है, इसलिए इसको आप कहोगे आर आई 0 सदिश। तो अगर आपको कहते हैं त्रिभुज का नियम हमने 11वीं में पढ़ा हुआ है,
कि त्रिभुज के नियम कहता है कि अगर दो सदिश समान दिशा में हो, दो सदिश एक ही क्रम में हो, तो तीसरा सदिश उनका परिणामी होता है। तो ये दोनों तो लगातार एक ही क्रम में, कौन कौन है ये बताओ भाई। एक तो आर आई और एक ये कौन सा है, आर आई जीरो। ये दोनों एक ही क्रम में है और ये विपरीत क्रम में है, तो ये इनका परिणामी होगा। ये तो 11वीं का था। फिर मैं है ना इसको उधर भेज रहा हूँ। तो आर आई जीरो का मान क्या होगा भाई बताओ, आर जीरो माइनस आर आई। तो ये आर आई जीरो है ना, आर आई जीरो देखो, आई जीरो को आप ऐसे लिख सकते हो, आर जीरो माइनस आर आई। आर आई जीरो को लिख सकते हो जीरो माइनस आई माइनस जीरो भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू है भाई, क्यू नॉट सिग्मा, ये जो दिख रहा है इसको मैं आर जीरो माइनस आर आई लिख लेता हूं। और नीचे जो है ना परिमाण है, परिमाण को आप मापांक लगा के लिखते हो, और क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, और इसको भी मैंने लिख लिया आर जीरो माइनस आर आई। ये है दूरी है, इसके परिमाण लगा दिया, ये लिख लिया। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा पता है मुझे, थोड़ा प्रैक्टिस करें आप, अपने टीचर से डिस्कस करें और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि कैसे आए ये संघटन। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, पूरा सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। अपन अब इसके ऊपर आंगिक प्रश्न करेंगे। देखो बच्चों, आप अध्यारोपण के सिद्धांत पे जब आंगिक प्रश्न करोगे तो आंगिक प्रश्न शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि 11वीं क्लास में आपने गुरुत्वाकर्षण का जो पाठ पढ़ा था, कुछ आंगिक प्रश्न उसी की तरीके से ही है, कुछ ज़्यादा कोई बड़ा कोई मेजर चेंज नहीं है उनके अंदर, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे तरीके से देखना है कि कैसे ये होंगे। तो आंगिक प्रश्न करने से पहले मैं ट्रिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। अब ये बात आप दिमाग में डाल दें, हम किसी एक आवेश पे एक से ज्यादा आवेशों के कारण बल ज्ञात करेंगे। जैसे अभी तक हमने कूलाम के नियम में किया, एक आवेश पे एक ही आवेश बल लगा रहा था, दो आवेशों के बीच में बल ज्ञात कर रहे थे। पर अब ऐसा होगा कि एक आवेश पे एक आवेश इधर से बल लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है, यानी दो आवेश बल लगा रहे हैं, तीन बल लगा रहे हैं, चार आवेश बल लगा रहे हैं। तो किसी एक आवेश पे एक से ज्यादा आवेश बल लगाएंगे, तब हमारे अध्यारोपण का सिद्धांत काम आएगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लोगे तो उसके लिए मैं कुछ आपको पहली चीजें बता देता हूं। पहला नंबर, अगर मान लो दो बल एक ही दिशा में है, जैसे ये कोई एक आवेश है, इस आवेश पे एक बल लग रहा है इधर F1, ठीक है, और एक कोई और बल लगा रहा है, वो भी इसी दिशा में लगा रहा है F2 बल, दो बल एक साथ लग रहे हैं भाई। जैसे एक टेबल है, एक टेबल पड़ी है, उस टेबल को एक जना खींच रहा है और दूसरा कोई एक और है, वो भी उसको इधर ही खींच रहा है। कहाँ जाएगी टेबल? टेबल किधर जाएगी? उधर ही जाएगी जिधर दोनों खींच रहे हैं। तो परिणामी जो बल होगा वो उधर ही होगा जिधर दोनों बल लग रहे हैं। तो परिणामी बल इधर की तरफ ही आएगा, परिणामी को मैं F कह देता हूं। तो फिर परिणामी बल कितना होगा? तो आपको ज्यादा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, परिणामी बल निकालना है और दो बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो आपको दोनों को डायरेक्ट सीधे ही जोड़ दो, F1 प्लस F2 कर लेना, डायरेक्ट जोड़ देना, तो परिणामी बल आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाए दो बल विपरीत हो, एक F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है, एक दूसरे के विपरीत है। जैसे टेबल है, उस टेबल को एक जना 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है और एक जना 2 न्यूटन से इधर खींच रहा है। किधर जाएगी टेबल? 5 वाले की तरफ जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा बल लगा रहा है, तो उधर की तरफ जाएगी। तो जो परिणामी बल होगा, जो बड़ा होगा, उसकी तरफ होगा। तो इन दोनों में से मान लो F1 बड़ा है, कौन बड़ा है? F1 बड़ा है F2 से, तो परिणामी बल F किधर आएगा भाई? जो बड़ा है उसकी तरफ आएगा। और निकालोगे कैसे परिणामी बल? आपको घटाना है, जब विपरीत लगते हो तो क्या करना है? घटाना है। तो परिणामी बल क्या होगा भाई? परिणामी नेट बल जो होगा वो माइनस करेंगे, F1 माइनस F2 कर दोगे, आप माइनस कर दोगे F1 में से F2। अच्छा मुझे ये बताओ, टेबल को एक जना 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, दूसरा भी 5 से इधर खींच रहा है, तो किधर जाएगी टेबल? कहीं नहीं जाएगी टेबल, वहीं पड़ी रहेगी, दोनों बराबर बल लगा रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों बल, यदि F1 और F2 विपरीत तो है और बराबर हो, विपरीत तो है ही है पर बराबर भी हो गए, यानी एक जना इधर खींच रहा है और एक जना इधर खींच रहा है और दोनों बराबर बल लगा रहे हैं, तो फिर मैं आपको परिणामी बल बताओ।
तो कैसे निकालोगे? तो आप F1 और F2 बराबर है तो दोनों कट जाएंगे और दोनों कटते परिणामी बल शून्य आ जाएगा भाई, कोई परिणामी बल नहीं होगा। इसको आप कहते हो साम्य अवस्था। क्या कहते हो? साम्य अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये साम्य अवस्था वाला। आंकिक प्रश्न बहुत सारे मिलेंगे इसके ऊपर। साम्य अवस्था के आंकिक प्रश्न करेंगे तब बातें दो ध्यान रखनी हमें, एक तो बल विपरीत होने चाहिए और दूसरी बात दोनों बल बराबर होने चाहिए। तीसरी स्थिति, अब बल ना तो समांतर है ना विपरीत है, किसी कोण पे लग रहे हो, जैसे किसी कोण पर क्रियाशील हो। ठीक है, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, थीटा कोण है। तब बेटा मेरे ख्याल से आपने 11वीं क्लास पढ़ी है, आपको एक सदिश वाला पार्ट याद होगा, त्रिभुजों के संयोजन, समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिशों का जो संयोजन का जो नियम था, समांतर चतुर्भुज का नियम हमने लगाया था, उसमें परिणामी सदिश निकाला था। परिणामी सदिश जो था R बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये सूत्र था। यही सूत्र लगेगा यहाँ पे, तो जब एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है तो उनका परिणामी कहीं ना कहीं बीच में होगा और परिणामी बल का सूत्र ये होगा रूट, अब P और Q की जगह F1 और F2 आ गए, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, ये भी अपने सूत्र आ गए परिणामी बल का। अगर परिणामी बल की दिशा पूछ ले आपको कि भाई कितना कोण बना रहा है, मान लो ये F1 के साथ अल्फा कोण बना रहा है, तो परिणामी की दिशा अगर निकालनी हो तो ये भी 11 वाला सूत्र है। F1 के साथ चाहिए तो F1 तो लिख लोगे इधर कॉर्नर में और यहाँ पे आ जाएगा F2 cos थीटा, सॉरी F2 sin थीटा और F2 cos थीटा। पर ज्यादातर केस में क्या होगा, F1 और F2 बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे तो इनका जो परिणामी बल होगा वो बीचों बीच होगा, तो जितना भी इनके बीच में कोण होगा F1 और F2 के बीच का उसका आधा कर देना, ज्यादा आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं, ये लगाना नहीं पड़ेगा सूत्र आपको। ठीक है, आंकिक प्रश्न करेंगे तब समझ में आएगा। थीटा कोण पे दो बल लग रहे हैं, ये सूत्र बहुत काम का है, इनको सबको नोट डाउन कर लें आप, अपन आंकिक प्रश्न शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों अपन अध्यारोपण के सिद्धांत को समझने के लिए आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। दो आवेश प्रत्येक प्लस क्यू एक परस्पर r दूरी पर स्थित है, इनके मध्य बिंदु पर आवेश माइनस क्यू रख दिया जाता है। ठीक है, एक माइनस क्यू आवेश रख दिया, प्रत्येक आवेश पर बल ज्ञात करो। भाई प्रश्न बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि दो आवेश है प्लस क्यू और प्लस क्यू, एक को नाम देते हैं ए और एक को नाम देते हैं बी, ये दोनों आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक तीसरा आवेश है माइनस क्यू जो इनके मध्य बिंदु पे स्थित है, मध्य बिंदु पर एक माइनस क्यू आवेश रख दिया। अब हर आवेश पे बल ज्ञात करना है, तो एक एक आवेश के ऊपर बल ज्ञात करता है। सबसे पहले ज्ञात करते हैं ए पर। ठीक है, पहले ए को निपटाते हैं, बाकी सबको भूल जाओ, ए पर बल ज्ञात करूंगा मैं। अब भाई ए पे बल ज्ञात करना, ए को पहले छिपा दो, रोक दो 2 मिनट। ए के पास में कितने पड़े, दो जगह पड़े, कौन कौन है, एक तो ये माइनस क्यू पड़ा है, एक प्लस क्यू पड़ा है, तो दो आवेश पड़े हैं, तो ए पे बल भी दो लगाने हैं, दो बल लगाएंगे, दो जने खींचेंगे ए को, दो जने बल लगाएंगे। तो अब ए पे कौन बल लगाएगा, एक तो सी भी लगाएगा और ए पे बी भी बल लगाएगा। ए पे बल निकालना है तो मैं तीर ए पे बढ़ूंगा भाई, ये तीर बल की दिशा के तीर बनाएंगे ना, तो ए पे बनाएंगे। तीर आप अंदर की तरफ भी बना सकते हो, तीर बाहर की तरफ भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके विवेक से तीर बनाना है। मुझे किधर बनाना है, बनाना है ए पे बल निकाल रहा है, ए पे तीर बनाना है, तो ए पे भाई दो जने बल लगाएंगे, एक तो बल लगाएगा सी और एक बल लगाएगा बी। पहले बात कर लेते हैं सी की। बताओ ए पे सी किधर लगाएगा, ए प्लस का है सी माइनस का है, तो ये इसको अपने पास बुलाएगा, पास खींचेगा। तो आप देखो सी का बल आप इधर भी बना सकते हो, सी का बल, या सी का बल आप चाहो उधर भी बना सकते हो, पर अगर मैं उधर की तरफ बल बढ़ाऊंगा तो ये प्लस क्यू आवेश सी से दूर जा रहा है ना, देखो दूर, तो ये माइनस क्यू से ये प्लस क्यू ये दूर जा रहा है, तो प्रतिकर्षण थोड़ी होगा जो दूर जाएगा, दूर जाना संभव है क्या, तो ये आकर्षण होगा भाई, प्लस है माइनस है, आकर्षण में तो पास जाएगा ना,
तो इसलिए ये वाला तीर रहेगा, ये वाला तीर नहीं रहेगा। ए पे सी बल लगा रहा है, इधर इधर की तरफ बल लगेगा। और समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। अब सी को भूल जाओ, अब ए पे बी का बल देख रहे हैं, तीर ए पे बनाना है, सब बल बी ए पे लगा रहे हैं। अब बी किधर लगाएगा, ए पे बल, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो धनावेश धनावेश को धक्का ही तो देगा, प्रतिकर्षित तो करेगा। भाई अब मैं बी का तीर इधर भी बना सकता हूँ, मैं इधर भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं इधर बनाऊंगा तो ये तो ए, इसको सी को भूल जाना। अब अगर मैं तीर इधर बनाऊंगा, इसकी वजह से तीर अगर मैं इधर बनाऊंगा तो ये तो पास चला जाएगा, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तीर बाहर बनाना है, तो बी का जो बल लगेगा वो बाहर लगेगा। देखो दोनों बल जो है ए पे लग रहे हैं, तो ए पे तीर निकालने, ए से निकालने। सी का तीर जो है सी की तरफ होगा, आकर्षण में तीर खुद की तरफ होता है, और वो बी उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो बी का प्रतिकर्षण बल जो उधर होगा। तो ए पे बल निकाल रहे हैं, एक तो सी के कारण, और एक किसके कारण निकालेंगे, बी के कारण। सी के कारण जो बल निकालोगे, सी के कारण क्या सूत्र होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो सूत्र है। तो भाई देखो ये दूरी r है, मैं इन दोनों के बीच में बल निकाल रहा हूं पहले, तो ये दूरी कितनी होगी, तो पूरी r है, और ये मध्य बिंदु पे ये दूरी r/2 नहीं होगी क्या, दोनों के बीच की दूरी r/2। तो अब पहले के Q1 Q2 दोनों आवेश रखेंगे, पहले इसका आवेश कितना है Q, इसका आवेश कितना है -Q। लेकिन अब बस ये ध्यान रखना है हमें कि भले ही माइनस का ऊपर, यहाँ माइनस नहीं लिखना सूत्र में। क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि माइनस चिन्ह काम आ रहा है इस तीर में, आकर्षण लग रहा है, इसलिए मैंने तीर में एडजस्ट कर दिया इस माइनस को, कि बल इधर लग रहा है, उधर लग रहा है। ठीक है, दूरी का मान r/2 है, तो बल आ गया भाई KQ² और ये r²/4 हो गया, ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये बल आ गया 4 KQ²/r², बल आ गया भाई सी का। अब सी को भूल जाओ, ए और बी के बीच में बल निकाल रहे हैं, तो खाली ए को दिमाग में रखना और बी को रखना है, तो वही सूत्र है, ए और बी के बीच में बल निकाल रहा हूं मैं, तो सूत्र होगा KQ1 Q2 अपॉन r²। तो ए और बी के बीच में बल निकाल रहे हैं, ए और बी के बीच में ए का आवेश था Q, और बी का आवेश भी कितना है Q, और बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की r, तो ये बल आ गया KQ² अपॉन r²। अब भाई आप देखो, चित्र देखो कि ए पे एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, दो बल लग रहा है विपरीत, यानी ए पे एक बल तो लग रहा है इधर सी का, और एक बल इधर लग रहा है बी का, दोनों में से दोनों विपरीत लग रहे हैं, पर बराबर नहीं है। ये तो है 4 KQ/r² और ये है KQ²/r², दोनों में से कौन सा बल बड़ा है, देखो सी वाला बड़ा है, 4 आ रहा है इसमें, तो परिणामी बल भी इधर ही आएगा। तो परिणामी बल निकालना है, तो आपको स्थिति बताई गई है कि दो बल, ए पे बल निकालना है परिणामी बल, तो जब दो बल विपरीत लगते हैं तो घटाना अपन को, तो बड़ा सी है, तो मैं सी में से ए घटाऊँ, सी में से बी घटाऊंगा, तो सी का मान तो है 4 KQ² अपॉन r², और ये है KQ² अपॉन r², बी का मान, और 4 में से ये एक घट गया, तो 3 KQ² अपॉन r² आ गया। और इस बल की दिशा किसकी तरफ होगी, सी की तरफ होगी, बल किधर लगेगा, सी की तरफ, सी यानी -Q की तरफ लगेगा ये बल, यहाँ यू भी कह सकते हो, -Q की तरफ, सी मतलब -Q। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार और कर रहे हैं इसको, अभी इस पे बल निकालना है, इस पे निकालने की जरूरत नहीं है बल, जितना ए पे लगेगा, ये +Q है तो ये भी +Q है, तो जितना बल आपने ए पे निकाला है, ये बल किस पे निकाला हमने, ए पे, तो जितना बल ए पे निकाला उतना ही बल बी पे लगेगा, तो बी पे तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। यानी मैं एक लाइन लिख लेता हूं, बी पर भी समान बल कार्य करेगा। अब भाई बच गया कौन, ए पे निकाल दिया, बी पे निकाल दिया, अब सी रह गया। देखो अब मैं वापस ये चित्र बना रहा हूं और सी पे बल निकाल रहा हूं, ये नया चित्र बनाना अपन को, और आगे से आगे कर रहे हैं। अब अपन सी पे बल निकाल रहे हैं, ये दो आवेश है +Q और +Q, ये A है और ये B है, और ये कितनी दूरी पे पड़े थे, R दूरी पे। नया चित्र बना रहा हूं मैं वापस, और बीच में कौन सा आवेश पड़ा था, C, और इसका मान कितना था -Q, C पर आवेश पड़ा था। अब मुझे इस पे बल निकालना है, तो इस पे कौन कौन बल लगाएंगे, इसके पास में कौन पड़ा है, A पड़ा और एक B पड़ा, तो C पर बल लगेगा, C पर A के कारण बल, और एक C पर लगेगा B के कारण। तो C
पर ए के कारण, तो सी और ए के बीच में दूरी कितनी है, ये आर है, ये दूरी हो जाएगी आर बटा 2, और इन दोनों के बीच में भी दूरी आर बटा 2। देखो अब सी पे बल निकाल रहे हो तो आपको तीर जो रवाना करना है, बल की जो दिशा बनानी है वो सी से बनानी, सी से अंदर, सी से रवाना कर रहे हैं, सी से तीर इधर भी बना सकते हो इधर भी बना सकते हो। तो अब अपन बनाते हैं, आकर्षण में तीर जो है उसके पास जाता हुआ होता है, प्रतिकर्षण में दूर जाता हुआ। तो बताओ सी पे ए किधर बल लगाएगा, सी को ए क्या करेगा, उधर खींचेगा कि इधर धक्का देगा, तो भाई ये माइनस ए प्लस क्यू है तो उधर जाएगा ना, उधर खींचेगा, अपने पास बुलाएगा ए। अभी ए की बात कर रहा हूं, तो आकर्षण होगा तो ये अपने पास बुलाएगा, तो ए का बल लगेगा इधर, तो ए का कितना बल लगेगा एफ ए, तो सूत्र होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सूत्र है भाई सिंपल सा। तो इन दोनों के बीच में बल निकाल रहा हूं, तो उसको अभी साइड में रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में निकालना है, तो इसका मान तो है Q, इसका मान माइनस है, पर माइनस नहीं रखना है सूत्र में, आपको Q ही रखना है आपको, माइनस चिन्ह दिशा में एडजस्ट हो जाता है, और दोनों के बीच की दूरी आर बटा 2। अब स्क्वायर करोगे तो ये आर स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो अब मैं सी पे बी के कारण बल निकाल रहा हूं, बी क्या करेगा, बी इसको अपने पास खींचेगा क्योंकि आकर्षण लगाएगा, ये माइनस ए प्लस, तो बी का बल इधर लगेगा, तो कितना होगा भाई बी का बल, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर करना है, इसका आवेश है माइनस क्यू, लेकिन सूत्र में माइनस नहीं लगाना है हमें, इसका है प्लस क्यू, और दूरी कितनी है दोनों के बीच की आर बटा 2, स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर बटा 4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब भाई देखो आप सी पे, इस सी के ऊपर दो बल लग रहे हैं, ए तो लगा रहा है इधर और बी लगा रहा है इधर, तो परिणामी बल घटाएंगे ना, ए में से सी घटाएंगे, ए में से बी घटाएंगे। आप देखो ए और बी के बल बराबर है, ए और बी का बल बराबर है भाई, 4 के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, 4 के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये दोनों बल बराबर है, तो बराबर है तो ये तो कट कटा के इनके मान रखोगे तो ये तो कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 0, तो परिणामी बल 0 आ गया, कोई बल नहीं। इसका मतलब ये साम्य अवस्था में माइनस क्यू वाला आवेश। ठीक है, तो दो समान आवेशों के बीच में मध्य बिंदु पे अगर कोई आवेश रख दोगे तो उस पर परिणामी बल 0 होगा, सीधा ही याद रख लो आप। ठीक है, और हम क्वेश्चन करेंगे ताकि टॉपिक अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज किसी ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर तीन समान धनावेश या तीन धनावेश प्रत्येक क्यू, प्रत्येक का मान कितना है क्यू, स्थित हो, तो किसी एक आवेश पर बल ज्ञात करो। थोड़ा फटाफट करेंगे अपन क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने पास पढ़ने के लिए। अब धीरे धीरे कचुए के चाल से चलेंगे, अगर अपन धीरे धीरे चलेंगे तो कोई मतलब का नहीं है, कछुए की चाल से चलेंगे तो अब वो टाइम रहा नहीं है, खरगोश की चाल से चलना है अपन को और लगातार चलना है। ठीक है, तो बच्चों अपन ये जो आंतरिक प्रश्न करेंगे अब सारे थोड़े से क्वेश्चन अपन फटाफट करेंगे क्योंकि अपने पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कछुए की चाल से नहीं चल सकते, अब वो टाइम नहीं, खरगोश की चाल से चलेंगे और लगातार चलेंगे, रुक नहीं सकते अपन, तो इसलिए चीज़ें बहुत सारी हमारे पास पढ़ने के लिए, तो फटाफट भी पढ़नी है और सबको कवर करते चलना है। तो इसलिए अब यूँ धीरे धीरे ढीले नहीं रहना अपन को कि एकदम धीरे धीरे चीज़ समझाए तो ही समझ में आए, हमें खुद को अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है हमें। तो देखें, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं ए है। ठीक है, और ये तीन शीर्ष है, तीनों शीर्षों पे क्वेश्चन कह रहा है तीन धनावेश रखे हुए हैं, क्यू क्यू, ये भी क्यू पड़ा है, इधर भी क्यू पड़ा है और इधर भी क्यू पड़ा है। ठीक है, किसी एक आवेश पे बल ज्ञात कर दो भाई, कोई भी एक आवेश पे, तो कोई भी एक जो आपकी इच्छा हो, जो आपको जचे, अच्छा दिखे आपको, उसको एक आवेश को ले लो कि मुझे तो इस पे बल निकालना है। चलो मैंने तो ए वाला ले लिया, ये इस आवेश पे बल निकालना है मुझे, तो इस पे कौन लगाएगा, किसी पे बल कौन लगाएगा,
तो उसके आसपास जो पड़े हैं वही तो लगाएंगे। तो इस पे बल निकालना है मुझे, इसको तो मैं ढक देता हूँ, पहले रोक देता हूँ। इसके पास में कितने जने पड़े हैं, तो 2 पड़े हैं, 2 दिख रहे हैं, ये एक पड़ा है, ये एक पड़ा, 2 आवेश पड़े हैं, तो 2 बल लगेंगे और दोनों समान है, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, सब धनावेश है, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा ना। तो मुझे इस पे बल लगाना है, तो इस पे मैं तीर इस पे बढ़ूंगा सारे, मुझे इस पे बल चाहिए, मैं तीर इस पे लगाऊंगा। तो इस पे लगाएंगे तो बताओ इस पे कौन बल लगाएगा, पहले बी लगाएगा ए पे बल। तो बी इसको क्या करेगा, इसको धक्का देगा, धक्का बल हमें ए पे लगाना है। तो ए को देखो आप किधर जाएगा, ये बी ए के ऊपर बल लगा रहा है, किधर जाएगा, ए किधर जाएगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, तो ये उधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो धक्का देते तो दूर हटता है ना, किसी को धक्का दो तो धक्का दोगे तो दूर भागेगा। तो ये इसको धक्का देंगे तो ये तो दूर सरकेगा। तो तीर, इससे तीर निकालना है, क्योंकि बल इस पे लगा रहा हूं मैं, इससे तीर निकाल, तीर आपकी मर्जी हो, यूं भी निकाल सकते हो और तीर आप यूं भी निकाल सकते हो, लेकिन यूं निकालूंगा तो ये तो पास चला जाएगा ना, उसके बी के नजदीक थोड़ी जाएगा। तो वो तीर लगा दिया तो पूरा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये बल लगेगा इधर, इस बल को मैं नाम देता हूं F1। ये बल लगाएगा इसके ऊपर इधर, और वो किधर लगाएगा, सी किधर लगाएगा, ये इसको बल इस पे निकालना, इस पे तीर बनाएंगे। तो ये इसको, ये भी तो धक्का देगा भाई। अब वो इन 2 के बीच में बल लगाना है और इन 2 के बीच में बल निकालना, और बल इस पे निकाल रहे हैं तो तीर इस पे बनाएंगे। तो इस पे मैं तीर इधर भी बना सकता हूँ, इधर भी बना सकता हूँ, क्योंकि अब सी का बल निकाल रहा हूँ। तो उधर तीर बनाऊंगा तो उसके पास चला जाएगा ना, पास थोड़ी भेजना है, प्रतिकर्षण है। तो ये तीर ऐसे नहीं लगाना, ये बाहर होगा। तो ये भी इसको बाहर धक्का दे रहा है, ये भी इसको बाहर धक्का दे रहा है, और इस बल को मैं नाम दूंगा F2। क्या नाम देंगे, F2। और ये दोनों बल थीटा कोण पे लग रहे हैं। ये कोण कितना होता है पता है, 60 डिग्री होता है समबाहु त्रिभुज के अंदर। तो कोण भी हमें ज्ञात हो गया। अब हमें F1 और F2 ज्ञात करने हैं। तो F1 किसके बीच में बल है भाई, ए और बी के बीच में, ए व बी के मध्य बल। अब सीधा अपने को है ना कूलाम का नियम याद होना चाहिए, नहीं याद है तो पीछे वाला देखो, क्या सूत्र होता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर सूत्र होता है। पहले ऐसे फॉर्मेट बना दो, इन 2 के बीच में बल निकाल रहा हूं। तो Q1 मतलब एक, पहला ये आवेश ले लो, इसका मान है Q, दूसरा आवेश ये, और बीच की दूरी कितनी है दोनों की, A। अभी मैं इन 2 के बीच में बल निकाल रहा हूं, तो इसको अभी साइड में रखो, इसको साइड में बाद में निपटाएंगे इसको। पहले इन 2 के बीच में बल निकाल रहा हूं, K Q और Q क्या हो गया, Q स्क्वायर और ये A स्क्वायर, ये पहला बल आ गया। लो अब A पे और कौन बल लगा रहा है, C, A व C के मध्य बल। तो फॉर्मेट बनाओ भाई, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इन 2 के बीच में निकाल रहे हो तो उसको साइड में कर दो, B को। A तो आना ही आना है क्योंकि A पे बल निकाल रहे हैं। तो इसका परिमाण तो है Q और इसका भी Q और दूरी है A, तो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। दोनों बल बराबर ही है भाई, दोनों बराबर ही है, यहाँ बराबर F1 और F2। पर यूं नहीं आप जीरो कह दो, विपरीत थोड़ी है जो जीरो कह दोगे आप। तो परिणाम ही निकालना है। तो मैंने आपको बताया थीटा कोण पे लगेंगे, स्थिति नंबर 3। जब थीटा कोण पे लगता है तो परिणामी बल का क्या सूत्र होता है, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। थीटा की जगह 60 डिग्री रख दिया। अब भाई इतने बड़े बड़े मान रखो F1 और F2 के, और मैं मान अभी नहीं रख रहा हूँ, मुझे पता है F1 और F2 बराबर है। तो मैं इस 2 की जगह में F1 लिख लूँ थोड़ी देर, बराबर है, इसलिए मैं थोड़ा ये छोटा कर दूं पहले इसको। तो F2 की जगह मैं रख रहा हूँ F1। F बराबर F1 स्क्वायर, मैं इस F2 की जगह लिख रहा हूँ F1, 2F1, ये भी 2 है F2, इसकी जगह लिख रहे हैं F1, और cos 60। अब कई लोगों को cos 60 का मान ही नहीं पता, तो वो तो फिर टाटा फिक्स है, वो वहीं पर उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और मैं तो ये मानता हूँ जिसको cos 60 का मान याद नहीं हो तो इतना भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए पहले याद करो पीछे वाली चीजें, पुरानी चीजें याद करो। cos 60 का मान होता है 1/2, ये 2 से 2 कट गया। अब भाई F1 स्क्वायर और ये भी F1 इंटू F1 स्क्वायर है, कितनी बार आ गया, 3 बार, 3 F1 स्क्वायर और 3 F1 स्क्वायर, ये 3 तो रूट के अंदर रह जाएगा और F1 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, √3 F1। अब F1 का मान लिख लो आप, यहाँ पे लिखा हुआ था F1 का मान, और F1 का मान है KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये आंसर आ गया भाई, बल उत्तर आ गया आपके, ठीक है।
अब लास्ट एंड फाइनल अगर आपको कहीं बल की दिशा बताओ तो दोनों बल बराबर है तो बल इनके बीचों बीच जाएगा। बीचों बीच यानी ये अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो आपको लगेगा ये केंद्रक से गुजर रहा है, बीच में जा रहा है केंद्रक से। तो चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ डी। तो ये बल की दिशा जो है ना इधर है, ये देखो इधर। तो कुछ नाम दो भाई, डी से किधर की तरफ लग रहा है? ए की तरफ। डी से ए है, डी से ए से डी नहीं है, डी से ए। तो बल की दिशा भी पूछा, आधे नंबर की दिशा भी होती है, तो डी से ए की। बाकी सब आवेश भी इसके जैसे ही है तो उनके ऊपर भी इतना ही बल लगेगा। और आगे प्रश्न कर रहे हैं ताकि समझ में आए हम अच्छे से।